हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 340 सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है वो कैसे आप इनिशिएट कर सकते हो। सिर्फ इनिशिएट नहीं, अपने फेवर में कैसे आप ला सकते हो। और मेरे पास ये रियल केस स्टडी है जिसको मैं आज शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए क्या होता है कि जब भी केसेस फाइल होते हैं, आप अपनी एप्लीकेशन ले जाते हैं 340 सीआरपीसी की या 379 बीएनएसएस की। आप एप्लीकेशन ले गए और कोर्ट ने क्या किया, वो एप्लीकेशन को एंड के लिए पेंडिंग रख दिया, फेंक दिया एप्लीकेशन एक तरीके से आपकी बिल्कुल एंड में। केस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, आपकी मेंटेनेंस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं होता जब भी आप 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि ये एप्लीकेशन डिसमिस हो जाती है। कई बार ये एप्लीकेशन कोर्ट संज्ञान में लेता है और कहता है कि ये एप्लीकेशन डिसमिस है, मेंटेनेबल ही नहीं है इस स्टेज पे। तो प्रॉब्लम देखिए आपकी ड्राफ्टिंग में नहीं है, एप्लीकेशन में नहीं है, फिर कहाँ एक दिक्कत आ रही है कि कोर्ट उस एप्लीकेशन को सीरियसली नहीं लेता है। देखिए प्रॉब्लम आती है टाइमिंग पे। टाइमिंग मतलब किस टाइम पे आप वो एप्लीकेशन लगा रहे हो, उस चीज़ से इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए क्या होता है कि लोग देखते हैं कि वाइफ ने एक झूठा केस डाल दिया और अपने वकील साहब को बोल देते हैं कि आप 340 सीआरपीसी फाइल कर दो। वकील साहब आपके 340 सीआरपीसी फाइल कर देते हैं कि ये झूठ बोल दिया है, और कोर्ट जो है वो एप्लीकेशन को अंडर कंसिडरेशन बाद के लिए रख देता है या फिर डिसमिस कर देता है, क्योंकि मेंटेनेबल ही नहीं होती उस स्टेज पे। प्रॉब्लम क्या है? गलत टाइम पे एप्लीकेशन फाइल की गई। सही टाइम क्या है, अभी हम उस पे आते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब भी आप 340 या 379 बीएनएस है ऐसे इनिशिएट करते हैं, तो आपको उसका पहले लॉ समझना है या टेक्निकलिटी समझनी है कि क्या है 340 की टेक्निकलिटी। देखिए हर एक कॉन्ट्रडिक्शन, हर एक झूठ, हर एक जो छोटा मोटा माइनर वर्जन होता है कंप्लेनेंट का, वो 340 में नहीं आता। मेजर जो कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, मेजर जो झूठ बोले होते हैं, वो ही 340 की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मेंटेनेंस केस में देख लेते हैं। मेंटेनेंस केस में जैसे इनकम छुपा दी, अगर वाइफ ने अपनी इनकम छुपा दी, वो वर्किंग है कहीं पे, तो 340 मेंटेनेबल है। या वाइफ ने क्वालिफिकेशन छुपा दी, अगर उसकी क्वालिफिकेशन वाइटल है, उसने झूठ बोला है, तब 340 मेंटेनेबल है। या फिर वाइफ ने कुछ ऐसा झूठ बोला जिससे डिसीजन में फ़र्क आ जाता है, जैसे 498A में ऐसे विटनेसेस खड़े कर दिए जो कि कभी वो विटनेस थे ही नहीं, तो उन्होंने विटनेसेस ने झूठ बोल दिया, तब 340 जो है एप्लीकेबल होती है। फिर फोर्स्ड एंड फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर पेश कर दिए कोर्ट के आगे, तब 340 मेंटेनेबल होती है। तो हर ओकेजन पे आपकी 340 जो है मेंटेनेबल नहीं होगी। आपको केस टू केस बेसिस पे पहले केस चेक करना पड़ेगा कि आपकी 340 मेंटेनेबल है भी या नहीं भी। इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसमें आपको विद जजमेंट्स कैसे 340 इनिशिएट होता है, रियल केस स्टडीज़ मैंने शेयर की है। आर्टिकल को ज़रूर चेक कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके केस में 340 एप्लीकेबल होता भी है या नहीं भी होता है। तो ये तो बेसिक फंडामेंटल है 340 सीआरपीसी के। अब आगे आते हैं कि कैसे 340 और किस स्टेज पे 340 आपको इनिशिएट करना है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपको पता है कि आपकी वाइफ ने सपोज इनकम छुपा ली है, अपनी अपनी इनकम छुपा ली है, ठीक है, आपने कोर्ट में सीधा जाके 340 लगा दी कि वाइफ ने तो इनकम छुपा ली है, कृपया जो है इसके ऊपर 340 लगाइए। देखिए इस स्टेज पे आपकी 340 मेंटेनेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अभी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं आपने साबित किया। आपको साबित करना है कि वाइफ ने इनकम छुपाई है, उसके रियल इनकम ऑन रिकॉर्ड लानी है, तब 340 लगेगी। वो कैसे लाओगे? देखिए अगर सपोज वाइफ ने इनकम छुपा ली है, तो आप एक सेक्शन 91 की एप्लीकेशन मूव करोगे। आपने सेक्शन 91 की एप्लीकेशन मूव की, तो वाइफ के जो इनकम रिकॉर्ड्स हैं वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे। जब वो इनकम रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आ गए, तो वहाँ पे एक मेजर कॉन्ट्रडिक्शन हुई जो वाइफ द्वारा ही लाई गई है, तो वहाँ पे आपका 340 एप्लीकेबल होगा। आप वहाँ पे सीधा सीधा 340 इनिशिएट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज ये होती है कि सपोज आप उस स्टेज पे डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाए, हो सकता है आपको लेट पता चला हो सकता है आपने एप्लीकेशन नहीं फाइल की डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड लाने की, तो आपको नेक्स्ट स्टेज मिलती है क्रॉस एग्जामिनेशन में। क्रॉस एग्जामिनेशन में जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपने कन्फ्रंट करा है वो डॉक्यूमेंट्स, और वाइफ ने एग्री कर लिया, हाँ मैं कार्यरत हूँ, इस टाइम से कार्यरत हूँ, और अपने इनकम एफिडेविट या अपने एफिडेविट में झूठ बोला था कि वो अनएम्प्लॉयड है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन वाइफ के द्वारा ही लाया गया है दोबारा से, जिसमें केस में जो है मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है ये।
जो कि कंसिडर किया जाएगा 340 के द्वारा, तो उस स्टेज पे भी जो जज हैं वो सुओ मोटो भी इनिशिएट कर सकते हैं, विदाउट एनी एप्लीकेशन के भी कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है एक एप्लीकेशन मूव करके 340 की प्रक्रिया तब आप शुरू कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग जो मिस कर देते हैं कि कब जो है 340 आपको इनिशिएट करना चाहिए जब भी ऐसा होता है। तो एक केस एग्जांपल मैं बता रहा था कि वाइफ ने क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग झूठ बोला, उसके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन थी। तो हमने क्रॉस में उसे कन्फ्रंट किया कि आपके पास ये क्वालिफिकेशन है क्या। उसने मना कर दिया कि नहीं जी, मेरे पास कोई ये क्वालिफिकेशन नहीं है। फिर हम डॉक्यूमेंट्स ले आए कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ जहाँ उसने डिग्री की थी उसमें उसकी फ़ोटोग्राफ भी थी, बाकायदा सिग्नेचर्स भी थे। तो हमने उसे कन्फ्रंट किया कि ये क्वालिफिकेशन क्या आपकी है। तब भी उसने मना कर दिया, सीधा सीधा डॉक्यूमेंट्स को ही मना कर दिया। हमने जज साहब को दिखाया कि जज साहब ये देखिए क्या ये जवाब दे रही है, ये कह रही है कि ये इसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जबकि इसकी फोटोग्राफ है, इसके सिग्नेचर्स हैं। ये मना कर रही है साफ साफ कि ये इसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। तो जज साहब ने क्या किया, एक इंक्वायरी इनिशिएट कर दी अपने आप से ही, वेरीफाई करो, एसएचओ को डायरेक्शन दी कि आप ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो और उसके बाद एक रिपोर्ट दीजिए। एसएचओ को सीधा डायरेक्शन दे दी। एसएचओ की अगले तारीख पे रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट पे पाया गया कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे और वो उसी लड़की को बिलोंग करते थे, तो वो उसका झूठ पकड़ा गया। जज साहब ने खुद ही जो है अपना वायलेशन पे 340 इनिशिएट कर दी। तो जब अगर जज साहब आपके प्रोएक्टिव हैं या फिर आपने जो है अच्छी तरह केस प्रेजेंट किया है, तो आपको एप्लीकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी 340 इनिशिएट करने के लिए। तो हमेशा जो है ना लॉ को जानना ज़रूरी है कि कैसे वो काम करता है। और ऐसी अगर आपको केस स्टडीज़ चाहिए, रियल लाइफ केस स्टडीज़, तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सिर्फ आई थिंक 10 मेंबर्स की सीट्स और है, इसके अलावा मैं और कोई मेंबर लूँगा नहीं। तो अभी ही ज्वाइन कीजिए और इस ग्रुप में आप इस का पार्ट बनिए, तो आपकी केस स्टडीज़, रियल लाइफ केस स्टडीज़ मैं देता रहूँगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हाइप बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।